हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में एनर्जी का सेशन 3 को आज हम लोग देखेंगे। और इसका पहले 2 पार्ट को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इन्फिनिटी IAS पे अपलोड कर दिया हूँ। तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से देख लें। और एनर्जी का तीसरा पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अपने UPSC की तैयारी के लिए हमारे चैनल इन्फिनिटी IAS से आप जुड़े और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी वहाँ पे स्टार्ट होगा, तो उसके लिए PT के लिए और मेंस के लिए वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग एनर्जी के लास्ट पड़ाव पे हैं। आज एनर्जी को हम लोग ख़त्म कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, मतलब रक्षा प्रौद्योगिकी को स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था, नॉन हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा था, गैर हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा था, जिसमें बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को देखा था। नवीनीकरणीय ऊर्जा जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, छोटी जल विद्युत परियोजनाएं और बायोमास के बारे में देखा था। और परमाणु और आज की वीडियो में हम परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखेंगे। राइट, आज हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो कल हम लोगों ने बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं में अंतर किया था। और हमने ये भी देखा था कि गैर हाइड्रोकार्बन से कितना एनर्जी विमुख हो। गैर आधारित हाइड्रोकार्बन जो ऊर्जा के स्रोत है उससे कितने हमारे देश में वो सहयोग करती है। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को देखेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी से जैसे कि हमने बताया भी था पिछले लेक्चर में, लगभग 7 गीगावाट इससे एनर्जी विमुख होती है और इससे एनर्जी हम लोगों को मिलती है 7 गीगावाट पूरे देश को। तो इसका योगदान कितना है एनर्जी के सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर को 7 गीगावाट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, तो आखिर परमाणु ऊर्जा होता क्या है? परमाणु ऊर्जा होता क्या है? तो वैसी ऊर्जा जो न्यूक्लियर परमाणु होते हैं उसके विखंडन या संलयन से जो ऊर्जा विमुख होती है उसको परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब उस ऊर्जा जो ऊर्जा विमुख होती है उस ऊर्जा के द्वारा, उसके हीट के द्वारा हम लोग अपने न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को चला करके भाप पानी से भाप बनाया जाता है उस हीट के द्वारा, और उस भाप से टरबाइन चलाई जाती है और वहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं? तो परमाणु ऊर्जा को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते चले ताकि आपका नोट्स तैयार हो। परमाणु के अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु की अभिक्रिया के फलस्वरूप विमुख ऊर्जा जो परमाणु है उसके जब उसका रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम लोग परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। राइट, तो इसके 2 स्वरूप होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो अभिक्रिया से हम लोग ऊर्जा विमुख कराएं
तो उसमें एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। राइट, न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स नाभिकीय संलयन। राइट, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली होते क्या है। राइट, इसके दो प्रकार हैं। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। इसे हम लोग उदाहरण के रूप में भी देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक परमाणु अभिक्रिया में एक बड़े परमाणु का दो छोटे परमाणुओं में विखंडन। राइट, उसी प्रकार संलयन क्या होता है, तो वही ये भी एक परमाणु अभिक्रिया है। तो इसमें भी क्या होता है कि दो छोटे परमाणुओं के संलयन से एक बड़े परमाणु का निर्माण। राइट, तो न्यूक्लियर फिजन में एक बड़े परमाणु होता है, उससे दो छोटे परमाणुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो छोटे परमाणु होते हैं, उनके मेल से, उनके संलयन से एक बड़े नाभिक का उत्पत्ति होती है। उसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। राइट, अब आगे इसका हम लोग देखते हैं साइंटिफिक बेस, मतलब इसका आधार क्या है, इस रिएक्शन होते कैसे हैं। तो इसका आधार राइट, कोई भी परमाणु होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण एक साथ होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण परमाणु में
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन साथ साथ होते हैं। राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ होते हैं। तो जब इन लोग में न्यूक्लियर फोर्स के कारण जब वो एक साथ होते हैं तो इसमें एक न्यूट्रॉन से ट्रिगर किया जाता है। तो एक न्यूट्रॉन से जब ट्रिगर किए तो वो उसमें बम्बार्डमेंट होती है। जब उसमें बम्बार्डमेंट होने के बाद वो क्या होता है कि एक जो बड़ा नाभिक होता है वो दो छोटे नाभिकों में बदल जाती है। ठीक है। तो उसके नाभिकीय संरचना में हम लोग परिवर्तन करते हैं। तो उसके नाभिकीय संरचना में परिवर्तन। नाभिकीय संरचना में परिवर्तन करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप या तो फिजन या तो संलयन की प्रक्रिया होने लगती है या फिर विखंडन की। राइट। तो नाभिकीय संरचना में कुछ भी परिवर्तन करते हैं। जैसे कि एक यूरेनियम का 235 जो कि फिजाइल मटेरियल है उसको हम लोग लेते हैं और उसमें एक न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं तो वो दो छोटे छोटे परमाणुओं में विखंडित हो जाएगी। वो बेरियम और क्रिप्टन में विखंडित हो जाएगी। तो उसके संरचना में हम लोग परिवर्तन किए ना, एक न्यूट्रॉन से उसमें प्रहार किए तो वो क्या हो जाता है? वो विखंडित हो जाता है। उसी प्रकार दो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन दोनों को लेते हैं और दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो एक बड़े नाभिक, उससे बड़े नाभिक हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसके द्वारा इस रिएक्शन के प्रोसेस में एक मास डिफेक्ट होता है। ठीक है। ऊर्जा का मतलब द्रव्यमान्य का क्षय होता है। ठीक है। तो इस जो द्रव्यमान्य का क्षय होता है वो आइंस्टीन का रिलेटिविटी E=mc² के द्वारा एक बहुत ही मास अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एक छोटा अमाउंट में मास का क्षय होता है, छोटा अमाउंट में मास डेफिसिट होता है। ठीक है। लेकिन एक बड़े अमाउंट में हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया के फलस्वरूप छोटे अमाउंट में मास डेफिसिट, दैट मीन्स द्रव्यमान्य क्षय। द्रव्यमान्य का क्षय होता है। ठीक है। द्रव्यमान्य क्षय होता है। तो जब ये द्रव्यमान्य जो है, ये मास जो छोटा सा रिलीज हुआ वो रिलेटिविटी के हिसाब से E=mc²। ठीक है। देख रहे हैं जो यहाँ पे c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो जो m जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा अमाउंट में मास रिलीज होता है और वो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रदान करती है। तो एक छोटा अमाउंट में तो इसके हिसाब से हमें बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसमें ज़्यादा मिलती है, मतलब एनर्जी किसमें ज़्यादा मिलती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में ज़्यादा मिलती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में ज़्यादा मिलेगी या न्यूक्लियर फ्यूजन में?
तो जिसमें ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा, जिसमें ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा, डेफिसिट होगा, उसी में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की कंपैरिजन में न्यूक्लियर फ्यूजन डेफिसिट होता है, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा मास डेफिसिट होता है। तो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन में 100 टाइम्स 1000 टाइम बल्कि ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, राइट। तो इसको लिख लेते हैं। मास डेफिसिट इसमें संलयन में विखंडन इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। मास डेफिसिट इसमें ज़्यादा होती है, तो एनर्जी संलयन में 1000 टाइम मोर हुई इन कंपैरिजन टू फ्यूजन के कंपेयर में, राइट। अब हम इसके इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ए है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें एक जो हमारा न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन से हम इसमें प्रहार करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, एक न्यूट्रॉन से इसमें प्रहार करते हैं, तो इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका जो नाभिकीय संरचना है, उसमें परिवर्तन आ जाती है। तो उसमें परिवर्तन आने के कारण ये जो है बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाती है, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाती है और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होती है। यहाँ से एक न्यूट्रॉन हुआ, दूसरा न्यूट्रॉन और एक तीसरा न्यूट्रॉन रिलीज होगी, राइट। तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होती हैं। तो एक न्यूट्रॉन से हमने प्रहार किया, एक न्यूट्रॉन से एक यूरेनियम के एटम पे प्रहार किया, तो इसके नाभिकीय संरचना में परिवर्तन आई और वो बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया, ठीक है। और वो बेरियम और क्रिप्टन में टूटने के बाद 3 अलग अलग नए न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और अब ये 3 न्यूट्रॉन किसी अलग यूरेनियम एटम को करेगी, ठीक है, किसी अलग यूरेनियम एटम को प्रभावित करेगी और इसे भी बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देगी, इसे भी बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देगी, इसे भी बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देगी, ठीक है, इसे भी बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देगी। अब यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज होगी, यहाँ से भी 3 रिलीज होगी, यहाँ से भी 3 रिलीज होगी और यहाँ से भी 3 रिलीज होगी। देख रहे हैं, एक चैन की तरह काम करने लग जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक चेन की तरह काम करने लग जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक ब्रीडर में इसको रखना है, एक रिएक्टर में इसको रखना है और इसमें एक न्यूट्रॉन से प्रहार करना है और वो ऑटोमेटिक टूटने लग जाएगी बेरियम और क्रिप्टन में, और वहाँ से न्यूट्रॉन रिलीज हो ही रही है, राइट। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का मैकेनिज्म, राइट। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 2 छोटे परमाणुओं को लेते हैं और एक बड़ा हीलियम बनता है। जैसे कि ये ड्यूटेरियम लिए और ये ट्रिटियम लिए, तो इन दोनों का संलयन होगा तो यहाँ पे हीलियम बनेगा, राइट। और यहाँ से एक न्यूट्रॉन रिलीज होगी प्लस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि मास डेफिसिट होगा, ठीक है। यहाँ पे मास डेफिसिट होगा, तो मास डेफिसिट होगा जो कि एनर्जी में चेंज हो जाएगी, राइट।
तो एनर्जी में चेंज होगी तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये होता है, ये है एग्जाम्पल्स। जैसे न्यूक्लियर फिजन का यहाँ पे यूरेनियम का 235 जो आइसोटोप है, जो कि फिजाइल मटेरियल है, जिससे हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर फिजन करवा सकते हैं। उसी प्रकार प्लूटोनियम का 239 आइसोटोप है। प्लूटोनियम 239 भी एक फिजाइल मटेरियल है, ठीक है। इसमें भी एक न्यूट्रॉन से प्रहार करने पे वो भी टूट जाते हैं और एनर्जी प्रदान करते हैं, राइट। उसी प्रकार न्यूक्लियर फिजन में 2 छोटे को लिए हैं और एक बड़ा एटम बनाया है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रकार काम करते हैं, राइट। न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोगों ने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन का देखा कि कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इसमें से एनर्जी निकलती है। लेकिन आगे अब हम लोग देखेंगे भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले एक वीडियो छोटा सा देख लीजिए, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, उसको समझिए कि कैसे भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं, राइट। तो आप लोग इस एनिमेशन को देखिए और समझिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, राइट। तो ये क्या है, एक कंटेनमेंट बिल्डिंग है, ठीक है। ये कंटेनमेंट बिल्डिंग है। ये क्या है, एक कंट्रोलिंग बिल्डिंग है, यहाँ से कंट्रोल होता है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे चैम्बर है जहाँ पे रिएक्शन एक्चुअली में हो रहा होता है। ये जनरेटर है जहाँ से टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कंट्रोलिंग बिल्डिंग है, राइट। अब ये यूरेनियम के छोटे छोटे पैलेट्स हैं। इसको एक स्टील के छोटे से पाइप में डाला जाता है और उसको रिएक्टर में बंडल्ड कर करके उसको डाल दिया जाता है। अब एक्चुअली में यहाँ पे रिएक्शन होने लग रहा होता है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ये क्या है, ये कंट्रोलर रॉड है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे एक्चुअली में वो हो रहा है और बेरियम क्रिप्टन में टूट रही है और यहाँ पे इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। एक न्यूट्रॉन का प्रहार हुआ और यहाँ से बेरियम क्रिप्टन में और 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, राइट। और थोड़ा सा मास डेफिसिट भी हुआ। तो मास डेफिसिट के होने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीज हो रहा है। अब ये बहुत ही बड़ी संख्या में होने लग रही है, बहुत ही बड़ी संख्या में। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज हुआ तो वही क्या हो जाते हैं, पूरा हिट हो जाते हैं। हीट हो जाती हैं। अब हेवी वाटर के जो हेवी वाटर होते हैं ओशियन से वाटर उसमें दिए जाते हैं, राइट। अब इसमें वाटर फ्लो कर रहे हैं, इस कॉपर का पाइप होता है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है और ये जो वाटर है हीट हो जाते हैं। इस एनर्जी की वजह से ये वाटर जो है हीट हो जाते हैं। अब देखिए,
ये जो वाटर हैं एक कॉपर पाइप के अंदर से ही जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम हीट है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक चैम्बर बनाया गया है उसमें ठंडी पानी है जो कि भाप के फॉर्म में तब्दील हो जा रही है इस हीट की वजह से, ठीक है। तो ये वाटर जो आ रही है ये डायरेक्ट संपर्क में रहती है उसके यूरेनियम से, सो ये रेडियो एक्टिव वाटर हो जाती है। लेकिन ये जो है रेडियो एक्टिव वाटर नहीं है। तो यहाँ से ये आ रही है वाटर और ये बहुत ही ज़्यादा हीट है, एक कॉपर पाइप है और इसकी वजह से यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे बॉईल होने लग जा रही है। और ये पानी जो बॉईल होने लग गई तो यहाँ से भाप का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से प्रेशराइजर के द्वारा भाप को छोड़ा जाता है। भाप को छोड़ा गया और उसने टरबाइन को चलाया, ठीक है। टरबाइन को चलाया, यहाँ पे जनरेटर चला और यहाँ पे जनरेटर चला और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो आई होप आप लोग ये समझे होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, भारत का नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दृष्टिकोण क्या था और क्या कार्यक्रम। तो अब हम लोग देखेंगे भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम। तो भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम तीन चरणों का कार्यक्रम था, ठीक है। और 1950 के दशक में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने भारत का जो नाभिकीय रिएक्टर का रूपरेखा था उन्होंने तैयार कर लिया था। सोचिए उस समय उन्होंने तैयार कर लिया था। और उस समय तो भारत का 3 चरणों का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय जब 1950 1960 के दशक में तो उस समय तो पता भी नहीं था कि किसके पास यूरेनियम है, कौन से देश के पास कितने ज़्यादा यूरेनियम है। तो यूरेनियम की उस समय तो अनिश्चितता थी ही थी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी उस समय गुंजाइश नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी नहीं होते थे। तो उस स्थिति में भारत का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम को चलाना, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने इसका रूपरेखा 1950 के दशक में ही देखा था। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं एक बार। तो भारत का तीन चरणों का नाभिकीय कार्यक्रम, राइट। तो इसका थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि देख लेते हैं। क्या पृष्ठभूमि थी कि उस समय हमारे पास यूरेनियम का सोर्स भी कम था, हमारे पास यूरेनियम का सबसे कम है इसके, और थोरियम का बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार हमारे पास है, हमारे देश में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों की उस समय अनिश्चितता थी, कोई देश देने के लिए तैयार, मतलब अपनी शर्तों पे यूरेनियम एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। तो हमारे देश की पृष्ठभूमि, इसको हम लोग पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आधार क्या था। राइट। तो सबसे पहली बात है कि प्राकृतिक यूरेनियम का अभाव, और वो यूरेनियम जो कि एक फिजाइल मटेरियल होता है, जो
रिएक्शन में उपयुक्त होता है उसको फिजाइल बोलते हैं, तो उसका अभाव था। ठीक है। दूसरी बात ये था कि हमारे देश में थोरियम का भंडार दुनिया में सर्वाधिक। राइट। उसी प्रकार तीसरा बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों का अनिश्चितता। अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों की अनिश्चितता। राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यूरेनियम का प्राकृतिक रहस्य। यूरेनियम का प्राकृतिक गैस, तो ये पाया जाता है ये नेचर में पाया जाता है यूरेनियम डाइऑक्साइड के रूप में। ये एक सॉफ्ट सा केक टाइप का मटेरियल होता है, इसको येलो केक भी बोलते हैं। राइट, येलो केक, इसको येलो केक भी बोलते हैं। तो यूरेनियम डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अब इसमें जो यूरेनियम 238 है वो 99.3% पाया जाता है, और यूरेनियम का 235 आइसोटोप जो है वो 0.7% पाया जाता है। राइट। तो यूरेनियम का जो 238 आइसोटोप है वो एक फर्टाइल मटेरियल है। ठीक है। फर्टाइल मीन्स यूरेनियम 238 का न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा, इसका जो ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा इसको हम लोग एक फिजाइल मटेरियल बना सकते हैं। मतलब ये विखंडन के अभिक्रियाओं के उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो ये एक फर्टाइल मटेरियल है, फर्टाइल, और ये क्या है, फिजाइल है। राइट। तो अब आगे हम लोग देखते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है? तो यूरेनियम इनरिचमेंट, इस साल का पीटी का भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। तो इससे पूछा था, इससे एक तो यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है? तो यूरेनियम का जो अयस्क प्रसंस्करण के द्वारा यूरेनियम का अनुपात को बढ़ाना। ठीक है। तो उसके अनुपात को बढ़ाना, उसका अनुपात किस हिसाब से आप बढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। जैसे कि 5% तक हम लोग करेंगे तो उसका उद्देश्य 5% से नीचे तक ही हम लोग मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए फिर आप उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका उद्देश्य गलत है। ठीक है। तो 5% तक यूरेनियम का इनरिचमेंट काफ़ी होता है। राइट। तो यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है? तो
अयस्क प्रसंस्करण के माध्यम से यूरेनियम का अनुपात बढ़ाना। अयस्क प्रसंस्करण के माध्यम से यूरेनियम का अनुपात बढ़ाना। तो प्राकृतिक रूप से हमारे पास कितना यूरेनियम है? प्राकृतिक रूप से हमारे पास कितना है? 0.7%। फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए कितने यूरेनियम की जरूरत है? अप्रोक्स 5%, राइट। और फॉर वेपन डेवलपमेंट वेपन डेवलपमेंट के लिए 20% प्लस, ठीक है। और ये 80% तक हो सकता है, 20 to 80%, ठीक है। तो ये है यूरेनियम का एनरिचमेंट। अब हम लोग भारत के परमाणु कार्यक्रम पे देखते हैं, ठीक है। भारत का परमाणु कार्यक्रम, इसमें जो भारत के अधिकांश परमाणु रिएक्टर है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो हेवी वाटर पे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे आधारित है, राइट। हेवी वाटर रिएक्टर, हेवी वाटर रिएक्टर। तो हेवी वाटर क्या करता है? हेवी वाटर दो स्वरूप में काम करता है। कूलेंट के रूप में काम करता है, कूलेंट के रूप में काम करता है, एक मॉडरेटर के रूप में काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, राइट। मॉडरेटर, कूलेंट के रूप में काम करता है, मॉडरेटर के रूप में काम करता है। तो कूलेंट का क्या काम होता है, मॉडरेटर का क्या काम होता है? वो जो अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया को मंद करना, अभिक्रिया को मंद, अभिक्रिया को मंद करना, राइट। तो भारत का 23 न्यूक्लियर रिएक्टर में से 19 जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर पे आधारित है, ठीक है। 19 जो पहले के दो थे, जो तारापुर का जो महाराष्ट्र का तारापुर का जो रिएक्टर था, वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे आधारित नहीं था। और जो कुडमकुलम तमिलनाडु का जो लास्ट रिएक्टर है, वो आधारित नहीं है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर पे, राइट। और भारत का रिएक्टर जो है, भारत का जो रिएक्टर है नेचुरल यूरेनियम डाइऑक्साइड का यूज करता है, ठीक है। अब भारत के 3 स्टेजेज, इस कार्यक्रम के 3 स्टेजेज, तीन चरण। इसके 3 चरण क्या है?
पहला, प्राकृतिक यूरेनियम डाइऑक्साइड पर आधारित। राइट। दूसरा है प्लूटोनियम 239 पर आधारित। ठीक है। और थर्ड है थोरियम 232 से प्राप्त थोरियम 232 से प्राप्त यूरेनियम 233 पर आधारित। राइट। तो प्राकृतिक यूरेनियम डाइऑक्साइड पर आधारित को हम लोग देखते हैं। तो स्टेज 1, यूरेनियम डाइऑक्साइड पर आधारित। तो इसका सबसे पहला है 0.7% जो है वो क्या है, यूरेनियम का 235 आइसोटोप है। राइट। यूरेनियम का 235 आइसोटोप है, जो कि एक फिजाइल है। और 99.3% यूरेनियम 238 है, जो फर्टाइल है। तो ये जो फिजाइल है उसको इसी स्टेज के ईंधन के रूप में हम लोग रख लेते हैं। इसी स्टेज में ये यूज हो जाता है। और ये जो यूरेनियम का 238 है, इसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा, अभी आगे हम बताएंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो इसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा प्लूटोनियम 239 बना दिया जाता है। राइट। और ये प्लूटोनियम 239 जो नेक्स्ट स्टेज के लिए संरक्षित कर लिया जाता है। प्लूटोनियम 239, जो कि प्लूटोनियम 239 पर आधारित अगला हमारा स्टेज है। तो अब आगे हम बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि जो यूरेनियम 238 है उसको प्लूटोनियम 239 कैसे बनाए। तो उसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा हम लोग प्लूटोनियम 239 बनाए। ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो यूरेनियम 238 है उसको प्लूटोनियम एक फर्टाइल मटेरियल से फिजाइल मटेरियल हम लोग तब्दील कर रहे हैं। राइट। जो यूरेनियम का 238 आइसोटोप है
92। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92, राइट। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 238 माइनस 92, तो 146 इसमें न्यूट्रॉन है, राइट। अब इसमें क्या कराते हैं? इसमें एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, एडअप करते हैं, एक न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं, तो क्या बन गया? अब यह बन गया यूरेनियम। एक न्यूट्रॉन ऐड किए तो यूरेनियम 92 239, राइट। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या अभी भी 92 ही है, राइट। प्रोटॉन इज इक्वल टू 92 और न्यूट्रॉन कितना? 1 बढ़ गया, यानी 147 हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे? जो 92 हुआ तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन को लेकर के उसका हम लोग बीटा डीके करेंगे, ठीक है। बीटा डीके करेंगे। बीटा डीके मीन्स एक न्यूट्रॉन लेंगे, उससे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे तो प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है, उसी को बीटा डीके बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से बीटा डीके करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे और यहाँ पे बीटा डीके करेंगे, तो जैसे कि एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन को लिए और उसका बीटा डीके कराएंगे तो एक प्रोटॉन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा नेपच्यूनियम बन जाएगा, ठीक है। नेपच्यूनियम, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जा रही है, तो प्रोटॉन बढ़ रही है, प्रोटॉन हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर का काम करती है, यानी प्रोटॉन बढ़ रही है तो एलिमेंट भी तो चेंज हो जा रही है, तो प्रोटॉन बढ़ रही है। एक प्रोटॉन यहाँ पे बीटा डीके के माध्यम से बढ़ा तो यहाँ पे 93 प्रोटॉन। अब इसमें देख लेते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 93, राइट। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? न्यूट्रॉन तो एक ले लिए हैं, तो न्यूट्रॉन रिमेन्स रह जाएंगे, यानी 146 ही रह जाएंगे, ठीक है। इससे एक तो ले लिए तो 146 है, तो प्रोटॉन की संख्या 93 है और न्यूट्रॉन 146, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 639 हो जाएंगे, राइट। अब हमने यूरेनियम 238 से नेपच्यूनियम 239 को बना लिया है। अब एक स्टेप और इसका बीटा डीके करेंगे, जहाँ पे एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन और करेंगे और न्यूट्रॉन यहाँ से लेंगे, राइट। तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन को लेते हैं, इसका फिर से बीटा डीके कराते हैं, और इसमें भी यहाँ से एक न्यूट्रॉन को लेते हैं, एक न्यूट्रॉन को लिए तो यहाँ से एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, राइट। तो इसका बीटा डीके कराए तो अब यहाँ पे हमारा प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन तो एक तो बढ़ गया ना बीटा डीके करने के माध्यम से, तो प्रोटॉन 94 हो गया और न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन एक घट गया, तो कितने हो गया? 145, राइट। यहाँ से न्यूट्रॉन को लिए हैं तो एक घट गया तो 145। अब हमारा यहाँ पे जब प्रोटॉन बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गई, यानी 94 एटॉमिक नंबर हो गई, राइट। तो 94 एटॉमिक नंबर हो गई, यानी कि 94 पीरियोडिक टेबल में क्या है? प्लूटोनियम। तो
अब हमारा यहाँ पे प्लूटोनियम का फॉर्मेशन हो गया 94 and 239, यही हमारा प्लूटोनियम का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो हम लोग यहाँ एक फिजाइल मटेरियल से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे फिजाइल मटेरियल से, यहाँ से फर्टाइल मटेरियल से स्टार्ट किया था, यहाँ पे फिजाइल मटेरियल हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको यूरेनियम 238, यूरेनियम का 238 आइसोटोप था, उसको हम लोग ने प्लूटोनियम बनाया न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो यूरेनियम का 238 आइसोटोप था उसको प्लूटोनियम बनाया किसके वजह से, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा, राइट। अब हम लोग इसके अगले स्टेज को देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज। 3 स्टेज का कार्यक्रम को हम लोगों ने लिखा था। तो दूसरा क्या है, प्लूटोनियम 239 पे आधारित। तो स्टेज 2, प्लूटोनियम 239 पर आधारित। बेसिकली प्लूटोनियम जो है, जो प्लूटोनियम जो है वो मैन मेड एलिमेंट है, राइट। नेचर में इसका ट्रेसेस बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो एक जनरली मैन मेड एलिमेंट है, तो प्लूटोनियम 238 पे आधारित। तो प्लूटोनियम 239 कहाँ से आया, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक प्लूटोनियम 239 का रॉड लेते हैं, राइट। प्लूटोनियम 239 का रॉड लिए और यहाँ पे प्लूटोनियम 239 का रॉड लिए, 1 सेकेंड, तो प्लूटोनियम 239 पे आधारित। तो इसमें क्या करते हैं कि एक प्लूटोनियम 239 का रॉड लेते हैं, ठीक है। ये रॉड क्या है, प्लूटोनियम 239, ठीक है। अब इसको छोटे से थिन शीट के रूप में, थोरियम का ब्लैंकेट चढ़ाते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर थोरियम का एक ब्लैंकेट चढ़ाए और एक थोरियम का ब्लैंकेट चढ़ाए और एक यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट चढ़ाए। यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट चढ़ाए, ठीक है। तो ये प्लूटोनियम 239 है, ये क्या है, ये यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट है और ये क्या है, ये थोरियम 232 का ब्लैंकेट है, राइट। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट 1 एंड ब्लैंकेट 2, राइट। ब्लैंकेट 1 में क्या है, ब्लैंकेट 1 में यूरेनियम
238, यूरेनियम 238, तो यूरेनियम 238 है, तो उसको एक न्यूट्रॉन देंगे, फिर इसका बीटा डीके होगा और उसके द्वारा फिर ए क्या बन जाएगा, प्लूटोनियम बन जाएगा। तो यहाँ से ए क्या बन जाएगा, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239 बन जाएगी, ठीक है। और जो कि इसी स्टेज का ईंधन है, प्लूटोनियम 238 पे आधारित हमारा स्टेज है ना, तो इसी स्टेज का ये ईंधन है, ठीक है। अब इस ब्लैंकेट 2 में ये जो थोरियम है, थोरियम 232 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 233 में, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेज के लिए इसको संरक्षित कर लिया जाता है, नेक्स्ट स्टेज के लिए इसको भंडारित कर लिया जाता है, भंडारण, राइट। तो यहाँ पे इसको, इस स्टेज को ब्रीडर रिएक्टर भी बोला जाता है, ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ईंधन को बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो रॉड है प्लूटोनियम 239 का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, तो 238 का यूरेनियम जो 238 है उसको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा प्लूटोनियम 239 यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे ब्लैंकेट 2 में जो थोरियम है 232 उसको यूरेनियम 233 में बन जाएगी, राइट। अब स्टेज 3, स्टेज 3 इसमें क्या होता है, स्टेज 3 इसमें यूरेनियम 233 पर आधारित, यूरेनियम 233 पर आधारित। अब इसमें एक रॉड लेते हैं, इसमें एक रॉड लिए, ये रॉड कौन सा रॉड है, यूरेनियम 233 का, और इस पर एक ब्लैंकेट डालेंगे, इस पर एक ब्लैंकेट डालें, मतलब एक छोटा सा चादर शीट टाइप का डालें, वो है थोरियम 232 का, राइट। तो थोरियम 232, अब ये जो थोरियम 232 है वो यूरेनियम 233 बन जाएगा, ठीक है, और ये इसी स्टेज में यूज हो जाएगा। इसी स्टेज में यूज हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम, भारत का 3 चरणों का प्रोग्राम था, जिसमें पहला यूरेनियम डाइऑक्साइड पे, और फिर दूसरा जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा प्राप्त हुआ प्लूटोनियम 239 पे, और फिर थोरियम 232 से प्राप्त यूरेनियम 233। थोरियम जो कि हमारे पास विश्व का सबसे ज़्यादा भंडार है, तो उससे प्राप्त 233 यूरेनियम 233 जो कि एक फिजाइल मटेरियल, जो कि नाभिकीय विखंडन में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एनर्जी के सोर्स के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर ही हैं, जो कि विखंडन पे आधारित है, विखंडन पे आधारित है। संलयन पे अगर अभी हम लोगों ने देखा था मास डेफिसिट, ठीक है, तो मास डेफिसिट में हम लोगों ने देखा था कि 1000 टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है संलयन से, ठीक है। लेकिन जो संलयन रिएक्शन है, मतलब जो संलयन अभिक्रिया है, उसका जो कंट्रोल करने की जो प्रौद्योगिकी है और टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। अगर हम लोगों ने संलयन प्रौद्योगिकी संलयन जो रिएक्शन है उसका जो टेक्नोलॉजी, जो उसको कंट्रोल करने का टेक्नोलॉजी है, अगर उसका हम लोगों ने तोड़ निकाल लिया, तो एनर्जी का लगभग
एनर्जी का समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन होती है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, और इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से देख लेंगे। और हमारे YouTube चैनल पे ही अभी भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको शॉर्ट्स छोड़ा वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू।